नमस्ते। आप एक इंसान हैं, आपको चाहिए खाना, घर और अपने कज़िन से थोड़ा बड़ा टीवी। लेकिन समस्या ये है कि पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं। पर्याप्त खाना नहीं, पर्याप्त घर नहीं और निश्चित रूप से पर्याप्त बड़े टीवी नहीं। इसी को कहते हैं स्कैर्सिटी। यही वजह है कि आप सब कुछ नहीं पा सकते और न ही कोई और यही इकोनॉमिक्स की मूलभूत समस्या है। अगर अनंत पिज़्ज़ा होते, तो इकोनॉमिक्स का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन है नहीं। तो अब हमें चुनाव करना है। इकोनॉमिक्स यह अध्ययन है कि हम चुनाव कैसे करते हैं जब चीजें सबके लिए पर्याप्त नहीं होती। तो हम क्या करते हैं? हम ट्रेड करते हैं। आपके पास 10 सेब हैं या मेरे पास 5 केले। हम दोनों को विविधता चाहिए, ट्रेड हो जाती है, दोनों को फायदा। जब तक कि आपको एलर्जी ना हो, तब भी फायदा, बस एपी पेन के साथ। तो ये कैसे तय होता है कि किसे क्या मिले? यहां आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर चुनाव का मतलब है कुछ और ना करना। ये वीडियो देखने का मतलब है बिल्लियों के गिरने के वीडियो ना देखना। यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उम्मीद है ये इसके लायक था। वैसे वापस ट्रेड पर, लोग ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी आप एक काम में दूसरे की तुलना में कम बुरे हो। भले ही आप हर चीज में सबसे बुरे हो, फिर भी आप विशेषज्ञता हासिल कर सकते हो और ट्रेड से फायदा उठा सकते हो। जी हाँ, हो सकता है आप सब कुछ बेकार करते हो, लेकिन कोई और आपसे भी ज्यादा बेकार है अनुपात में। बधाई हो, आप इकोनॉमिकली उपयोगी हो। ट्रेड सबसे अच्छा होने के बारे में नहीं है, बल्कि सही चीज में सबसे कम बुरा होने के बारे में है। ठीक है? तो हमारे पास स्कैर्सिटी, ट्रेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंपैरेटिव एडवांटेज है। चलिए इन्हें एक डिब्बे में डालकर हिलाते हैं। धमाका। आपने अभी मार्केट का आविष्कार कर लिया। मार्केट वह जगह है जहां खरीदार और विक्रेता मिलकर चीजों का आदान प्रदान करते हैं। वह किसान मंडी हो सकती है, वॉल स्ट्रीट हो सकता है, या आपका कजिन जो आपको पेपाल के जरिए फोर्टनाइट स्किन्स बेच रहा हो। एक नियम जो मार्केट्स को चलाता है वह है इंसेंटिव्स। लोग इंसेंटिव्स पर प्रतिक्रिया देते हैं। अगर पिज्जा 100 रुपए का हो तो आप शायद न खरीदें। अगर 1 रुपए का हो तो आप साथ खा लेंगे। कम कीमत खरीदारों को प्रोत्साहित करती है, ज्यादा कीमत विक्रेताओं को। ये आपसी खींचतान पैदा करती है। सप्लाई और डिमांड। डिमांड यह है कि एक निश्चित कीमत पर लोग कितना चाहते हैं। सप्लाई यह है कि उसी कीमत पर लोग कितना बनाने को तैयार हैं। जहां ये मिलते हैं वह इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये वह जादुई संख्या है जहां हर खरीदार को कोई विक्रेता मिल जाता है। सप्लाई बढ़ी, कीमतें घटी, डिमांड बढ़ी, कीमतें बढ़ी, जब तक कि सरकार बीच में ना कूदे और कहे नहीं, ये प्राइस कंट्रोल है। ये तब होता है जब आप इकोनॉमिक्स को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर यह अच्छा नहीं चलता, लेकिन उस पे बाद में। अब अगर किसी को मार्केट में अपनी भूमिका पसंद नहीं है, हो सकता है कि आप जूते बनाते हो और आपको पैनकेक चाहिए, तो आप नौकरी ढूंढते हो, पैसे कमाते हो। मनी बस एक माध्यम है विनिमय का। ये उस स्थिति से बचाता है जहां मैं आपको वाईफाई के बदले बकरी देता हूँ। मनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट का भी काम करता है, ताकि हम चीजें गिन सके, और एक स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करता है, ताकि हम बाद में थोड़ा बड़ा टीवी खरीदने के लिए बचत कर सके। दूसरे शब्दों में, मनी इकोनॉमिक लुब है। यह ट्रेड के पहियों को चिकना रखता है। और फिर हमने बैंक्स का आविष्कार किया। बैंक्स जमा लेते हैं और वह पैसा दूसरों को उधार देते हैं, वे इंटरेस्ट लेते हैं। यही उधार लेने की कीमत है। तो ये सब कहाँ ले जाता है? मार्केट्स, प्राइसेस और इंसेंटिव्स के जरिए लोगों को समन्वित करते हैं। लेकिन उन्हें फेयरनेस या फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं, या इस बात से कि आपने सुबह अपना पैर कुर्सी से मारा था। वे सिर्फ सिग्नल्स पर प्रतिक्रिया करते हैं, और इसे ही कहते हैं इनविजिबल हैंड। ये जादू नहीं है, बस गणित, इच्छा और निराशा चुपचाप मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको टोस्ट चाहिए, लेकिन कोई सा टोस्ट नहीं, एवोकाडो टोस्ट। उसके लिए किसी को एवोकाडो उगाना होगा, किसी और को ब्रेड बनानी होगी, किसी और को दोनों कैफे तक पहुंचाने होंगे, किसी और को इसे बनाना होगा, और किसी और को आपसे $14 वसूलने होंगे। इसे कहते हैं सप्लाई चेन। ये उन चरणों की श्रृंखला है जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलती है और फिर उसे इधर उधर ले जाती है। ये नाश्ते के लिए बनी रूब गोल्डबर्ग मशीन जैसा है। सभी सप्लाई चेन्स की शुरुआत लैंड, लेबर और कैपिटल से होती है।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड मतलब प्राकृतिक संसाधन, एवोकाडो, गेहूं, तेल, लिथियम, हवा। लेबर मतलब लोग काम कर रहे हैं, बोना, कटाई, ड्राइविंग, बेचना, नकली मुस्कान करना। कैपिटल मतलब मानव निर्मित चीजें जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, ट्रैक्टर, फैक्ट्रियां, कंप्यूटर, एस्प्रेसो मशीनें। आप इन इनपुट्स को डालकर आउटपुट पाते हैं। अब कितना आउटपुट, ये प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करता है। अगर आपका लेबर और कैपिटल कुशल हैं तो आपको प्रति व्यक्ति प्रति घंटे ज्यादा टोस्ट मिलेगा। प्रोडक्टिविटी ही सब कुछ है। यही चीज देशों को अमीर या गरीब बनाती है। उच्च प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम मेहनत में ज्यादा, लोगों के लिए ज्यादा चीजें। कम प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक अंडे के लिए 4 घंटे इंतजार करना और फिर भी उसे जलाना। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सब चीजें बन रही हैं और बिक रही हैं। हम इसे कैसे मापें? हम जीडीपी का उपयोग करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी एक साल में किसी देश में बने सभी अंतिम गुड्स और सर्विसेज का कुल मूल्य। अंतिम का मतलब मध्यवर्ती नहीं। आप आटा और ब्रेड दोनों नहीं गिनते, सिर्फ ब्रेड गिनते हैं। नहीं तो आप 2 बार गिन रहे होंगे और ये धोखा होगा। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। पहला, प्रोडक्शन अप्रोच, उत्पादन के हर चरण में एडेड वैल्यू को जोड़े। दूसरा, इनकम अप्रोच, सभी अर्जित आय को जोड़े, मजदूरी, मुनाफा, किराया, ब्याज। तीसरा, एक्सपेंडिचर अप्रोच, सभी खर्चों को जोड़े। जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहां सी है कंजम्पशन, आप चीजें खरीद रहे हैं। आई है इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय मशीनें या भवन बना रहे हैं। जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सड़कों, स्कूलों और सैन्य परेडों पर। एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स, जो हम दूसरे देशों को बेचते हैं। और एम मतलब इंपोर्ट्स, जो हम उनसे खरीदते हैं। एक्सपोर्ट्स जीडीपी में जोड़ते हैं, इंपोर्ट्स घटाते हैं, क्योंकि जीडीपी उस चीज के बारे में है जो यहां बनी है ना, कि जो बस खरीदी गई। लेकिन बहुत उत्साहित न हो, जीडीपी में अवैतनिक श्रम या कालाबाजारी शामिल नहीं है। नहीं, ये बताती है कि आप खुश हैं या जीडीपी बच्चों को हथियार बेचने से आई है। इसलिए कुछ लोग जीडीपी पर कैपिटा पसंद करते हैं। जीडीपी को जनसंख्या से विभाजित करके जीवन स्तर की तुलना करना। फिर भी दोषपूर्ण, फिर भी उपयोगी, बिना दरवाजे वाले माइक्रोवेव जैसी। तो जीडीपी को क्या बढ़ाता है? आमतौर पर अधिक कैपिटल, बेहतर टेक्नोलॉजी और उच्च लेबर प्रोडक्टिविटी, और कभी-कभी अधिक लोग। लेकिन ग्रोथ हमेशा अच्छी नहीं होती। अगर यह वनों की कटाई या नदियों को सीवर पाइप में बदलने से आती है, तो तकनीकी रूप से यह ग्रोथ है, बस मजेदार नहीं। इसके अलावा जीडीपी बिजनेस साइकिल से प्रभावित होती है। कभी इकोनॉमी बढ़ती है, बूम, कभी सिकुड़ती है, रिसेशन। और अगर बहुत बुरी तरह और लंबे समय तक सिकुड़ती है, तो डिप्रेशन। ये साइकिल्स कुछ हद तक प्राकृतिक हैं, लेकिन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से भी प्रभावित होती है। अगर डिमांड सप्लाई से आगे निकल जाए तो कीमतें बढ़ती है, यह है इन्फ्लेशन। अगर सप्लाई गिर जाए लेकिन लोगों को चीजें चाहिए, तो भी कीमतें बढ़ती है, ये भी इन्फ्लेशन, लेकिन दुख के साथ। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों गिर जाए तो स्वागत है स्टैगफ्लेशन में, ये डिप्रेशन जैसा है, लेकिन ऊंची कीमतों और अधिक अस्तित्वगत दहशत के साथ। तो एवोकाडो टोस्ट की कीमत $14 क्यों है? शायद सप्लाई शॉक है, मैक्सिको में सूखा, पेरू में फफूंद, ईंधन की कीमतें बढ़ी, शिपिंग कंटेनर नहर में फंस गए। शायद डिमांड बढ़ी, मिलेनियल्स को ब्रंच पसंद है, इंस्टाग्राम को तस्वीरें पसंद है, कीमतें प्रतिक्रिया करती हैं। शायद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कैफे जानता है कि आप चुकाओगे। और शायद, बस शायद, ये इन्फ्लेशन है। ठीक है, बात करते हैं मनी की। वह नहीं जो आप चाहते हैं, वह किस तरह की चीज है? मनी सिर्फ नकदी नहीं है, बल्कि कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे लोग गुड्स और सर्विसेज के बदले स्वीकार करें। ऐतिहासिक रूप से मनी रहे हैं पत्थर, गाय। पत्थर के आकार की गायें, सोना, कागज, स्क्रीन पर नंबर और संक्षेप में एनएफटी। मायने रखता है भरोसा। अगर काफी लोग मान लें कि कोई चीज मनी है, तो वह मनी है। मनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट भी है, ताकि हम चीजें गिन सकें, और स्टोर ऑफ वैल्यू, ताकि आप बात के लिए बचा सकें। जब वह वैल्यू गायब हो जाती है, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन में, मनी मनी नहीं रहती। तो कितना मनी होना चाहिए? अच्छा सवाल।
बहुत कम होगा तो इकोनॉमी ठप रहेगी, बहुत ज़्यादा होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। ये फिर इन्फ्लेशन जिसे मापा जाता है चीज़ों से, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, जो रोटी, किराया, अंडे, कॉफ़ी और किसी कारण एक यूएसबी केबल का एक टोकरा है। तो अधिक पैसे क्यों ना छाप लें? आप छाप सकते हैं और इसे कहते हैं मॉनेटरी एक्सपेंशन। लेकिन समस्या ये है कि अगर सबके पास अचानक अधिक डॉलर हों और चीज़ों की संख्या वही रहे, तो डिमांड बढ़ती है पर सप्लाई नहीं। इसलिए कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड, अधिक मनी उन्हीं चीज़ों का पीछा कर रहा है, बराबर ऊंची कीमतें। ये इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब कीमतें इतनी तेजी से बढ़े कि आपका बटुआ खोलने से पहले ही जल जाए। उदाहरण, जिम्बाब्वे 2008 एनुअल इन्फ्लेशन 89.7 सेक्सटिलियन प्रतिशत, यानी 89.7 के बाद 20 जीरो। उनके पास 100 ट्रिलियन डॉलर के नोट थे, फिर भी तुम दोपहर का खाना नहीं खरीद सकते थे। तो तय कौन करता है कि कितना पैसा छापना है? सेंट्रल बैंक्स। हर देश की अपनी करेंसी के साथ एक है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएस में फेडरल रिजर्व, यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक, मोनोपोली में जो सबसे तेजी से धोखा दे रहा हो। सेंट्रल बैंक्स दो बड़े काम करती हैं। एक, कंट्रोल द मनी सप्लाई। दो, सेट इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स पैसे उधार लेने की कीमत है। ऊंची दरों पर कैपिटल उधार लेना महंगा होता है, इसलिए लोग और व्यवसाय कम उधार लेते हैं और इकोनॉमी ठंडी पड़ती है। कम दरों पर कैपिटल सस्ता होता है, अधिक खर्च और निवेश करते हैं, इकोनॉमी गर्म होती है। इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बराबर इन्फ्लेशन से लड़ना, लूज मॉनेटरी पॉलिसी बराबर ग्रोथ बढ़ाना। और फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग क्यूई है, जब सेंट्रल बैंक्स वाणिज्यिक बैंक से फाइनेंशियल एसेट्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदती हैं, ताकि इकोनॉमी में पैसा डाला जा सके। ये पैसा छापने जैसा है, लेकिन अतिरिक्त चरणों और स्प्रेडशीट्स के साथ। तो ये सारा पैसा आता कहाँ से है? जवाब, अधिकतर लोन से। कमर्शियल बैंक्स नया पैसा बनाती है जब वे आरण देती है। आपका मॉर्गेज नया पैसा, आपकी कार लोन नया पैसा, आपकी आवेग में खरीदी गई कश्ती भी नया पैसा। वे एक तिजोरी से भौतिक नकदी उधार नहीं देते, बस आपके खाते में नंबर टाइप कर देते हैं। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। बैंक्स जमा का एक अंश रिजर्व में रखते हैं, बाकी उधार दे देते हैं। ये तब तक चलता है जब तक सभी को एक साथ अपना पैसा वापस न चाहिए। तब होती है बैंक रन। अगर पर्याप्त लोग घबरा जाए, बैंक ढह जाता है। इसलिए डिपॉजिट इंश्योरेंस होती है, घबराहट रोकने के लिए। इंडिया में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डीआईसीजीसी। ठीक है, बात करते हैं टैक्सेस की। गवर्नमेंट्स को पैसे खर्च करना पसंद है सड़कों पर, स्कूलों पर, मिलिट्री जेट्स पर, जिनकी कीमत 80 मिलियन डॉलर होती है और वे टेस्ट उड़ान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और कभी कभी स्मारक सिक्कों पर, जो किसी ने नहीं मांगे। लेकिन गवर्नमेंट्स प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, तो पैसा कहां से लाती है? टैक्सेस। टैक्सेस लोगों और व्यवसायों से राज्य को अनिवार्य भुगतान है। यदि आप उन्हें नहीं चुकाते तो आपको एक सशक्त पत्र मिलता है और अंततः जेल। विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं। इनकम टैक्स आपकी तनख्वाह का एक हिस्सा, कॉर्पोरेट टैक्स आपके कंपनी के मुनाफे का हिस्सा, सेल्स टैक्स या वैट आपके खर्च का एक हिस्सा, प्रॉपर्टी टैक्स आपके घर का एक हिस्सा, कैपिटल गेन्स टैक्स आपके सफल निवेश का एक हिस्सा, वेल्थ टैक्स अमीर लोगों के अस्तित्व का एक हिस्सा, दुर्लभ, विवादास्पद, लागू करना मुश्किल। एक्साइज टैक्स आपकी बुरी आदतों का एक हिस्सा, शराब, सिगरेट, ईंधन, चीनी। प्रोग्रेसिव टैक्सेस का मतलब उच्च आय वाले अधिक प्रतिशत चुकाते हैं। रिग्रेसिव टैक्सेस निम्न आय वालों पर भारी पड़ते हैं। फ्लैट टैक्सेस को परवाह नहीं कि आप कौन हो, सभी एक ही दर चुकाते हैं। गवर्नमेंट्स इस पैसे का उपयोग पब्लिक गुड्स के लिए करती है। वे चीजें जिनका उपयोग हर कोई करता है, लेकिन कोई स्वेच्छा से भुगतान नहीं करेगा, जैसे स्वच्छ हवा, राष्ट्रीय रक्षा, स्ट्रीट लाइट्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, बेरोजगारी लाभ, पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, फूड असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, ट्रेनें, पाइप, गड्ढे, ज्यादातर गड्ढे, डेट पेमेंट्स। तो गवर्नमेंट्स पैसे इकट्ठा करती है और पैसे खर्च करती है, इसे कहते हैं बजट। अगर स्पेंडिंग और टैक्सेस, तो बजट डेफिसिट।
अगर टैक्सेस बापू स्पेंडिंग तो बजट सरप्लस। ये दुर्लभ है जैसे गेंडा या पूरी तरह से वित्त पोषित सार्वजनिक पुस्तकालय। डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट्स पैसे उधार लेती है। वे बॉन्ड्स जारी करती है, आईओयू, जो कहते हैं ये खरीदो, हम ब्याज सहित बाद में चुका देंगे। अगर आपने कभी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है, बधाई हो, आपने सरकार को पैसा उधार दिया। समय के साथ सभी डेफिसिट्स को जोड़ते जाइए तो मिलता है नेशनल डेट। अधिकांश देशों पर कर्ज है। यूएस का 34 ट्रिलियन डॉलर से अधिक, जापान का जीडीपी का 260% से अधिक, नॉर्वे बिना कर्ज के, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि उन्हें गलती से तेल मिल गया। तो क्या गवर्नमेंट डेट बुरा है? निर्भर करता है। डेट ठीक है अगर इसका उपयोग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में किया जाए, जैसे बुनियादी ढांचा, और यह सस्टेनेबल रहे और जीडीपी से तेज ना बढ़े, ब्याज दरें कम हो। डेट बुरा है अगर इसका उपयोग बेकार वोट सेवा सामान को निधि देने में हो, यह रनवे इन्फ्लेशन का कारण बने, निवेशक विश्वास खो दें और उच्च ब्याज मांगे या देना बंद कर दें। किसी बिंदु पर डेट इंटरेस्ट अपने आप में बजट आइटम बन जाता है। आप पैसा उधार लेते हैं, उस पैसे को चुकाने के लिए जो आपने पहले उधार लिया था, इसे कहते हैं सर्विसिंग द डेट। चरम मामलों में गवर्नमेंट्स डिफॉल्ट कर सकती है, पूरी तरह से चुकाना बंद कर सकती है, जैसे ग्रीस 2012, श्रीलंका 2022 और अर्जेंटीना 9 बार। लेकिन कभी-कभी गवर्नमेंट्स के पास कोई विकल्प नहीं होता, विशेषकर संकट में, जैसे युद्ध या वैश्विक महामारी या फाइनेंशियल मेल्टडाउन, जो झूठ से भरे हाउसिंग बबल की वजह से हुआ हो। ठीक है, अब थोड़ा बाहर निकलते हैं। मान लीजिए आप एक देश में रहते हैं, बधाई हो, लेकिन आपका देश सब कुछ नहीं बना सकता। शायद वह कॉफी उगाने में बहुत अच्छा है, लेकिन कार्स बनाने में बहुत बुरा। तो वो कॉफी निर्यात करता है और कार्स आयात करता है। ये है इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड देशों को उस चीज में विशेषज्ञता लेने देता है जिसमें वे कंपैरेटिवली बेहतर है, भले ही वे हर चीज में बुरे हों। ये वही कंपैरेटिव एडवांटेज है। फिर से, अगर ब्राजील 1 टन मक्का छोड़कर 2 टन कॉफी उगाता है और कनाडा 2 टन मक्का छोड़कर 2 टन कॉफी उगाता है, तो ब्राजील को कॉफी में कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो ब्राजील कॉफी निर्यात करता है, कनाडा मक्का निर्यात करता है, दोनों जीतते हैं। यही फ्री ट्रेड के पीछे का तर्क है। बस गुड्स सीमाओं के पार उड़ रहे हैं, कंटेनर्स में, ट्रकों में, हवाई जहाजों में, नौकाओं में, सब एक साथ। जब तक कोई किसी चीज पर प्रतिबंध न लगा दे, ट्रेड एफिशिएंसी बढ़ाता है, कीमतें घटाता है, वैरायटी फैलाता है और टेक्नोलॉजी फैलाता है। यही ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन सबको बराबर फायदा नहीं होता। कुछ नौकरियां ऑफशोर चली जाती हैं, कुछ उद्योग नष्ट हो जाते हैं, इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, और लोगों को आमतौर पर एडजस्ट किया जाना पसंद नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट्स कभी-कभी हस्तक्षेप करती है। वे टैरिफ्स लगाती है, इंपोर्ट्स पर कर, क्वोटास, मात्रा सीमाएं, सब्सिडीज, स्थानीय उत्पादकों को पैसा देकर फ्री मार्केट में धोखा करना। एम्बार्गोज, जब राजनीति कहती है तुम्हारे लिए कोई ट्रेड नहीं। प्रोटेक्शनिज्म डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की रक्षा करता है, लेकिन आमतौर पर कीमतें बढ़ाता है और लंबे समय में सभी को गरीब बनाता है। ट्रेड करेंसीज में होता है, अगर जापान यूएस को कार्स बेचता है तो वह येन चाहता है, डॉलर्स नहीं, तो डॉलर्स येन में बदले जाते हैं। ये है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उर्फ फॉरेक्स। एक्सचेंज रेट बताता है कि करेंसी के लिए आपको दूसरी की कितनी मिलती है। एक यूएसडी बराबर 150 येन अच्छा, एक यूएसडी बराबर 1 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर कम अच्छा। करेंसीज फ्लोट या फिक्स्ड हो सकती है। फ्लोटिंग करेंसीज सप्लाई और डिमांड के आधार पर बदलती है। अधिकांश बड़ी करेंसीज ऐसा करती है। फिक्स्ड करेंसीज किसी चीज से पेग्ड होती है, जैसे यूएस डॉलर या गोल्ड, और उसे बल या इच्छा शक्ति से वहीं रखा जाता है। एक्सचेंज रेट्स बदलते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंसेस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, वॉर्स, कूज, स्कैंडल्स और ट्वीट्स की वजह से। अगर आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, ट्रेड के लिए अच्छा, लेकिन इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, चीजें खरीदने के लिए बुरा। अगर करेंसी अप्रिशिएट होती है तो आप अधिक फॉरेन चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं,
स्थानीय उत्पादकों के लिए बुरा। इसलिए कंट्रीज अपनी करेंसीज को मैनेज करने की कोशिश करती है, कभी सूक्ष्मता से, कभी स्पष्ट रूप से। इसे कहते हैं करेंसी मैनिपुलेशन। चाइना पर इसका आरोप लगा है, दूसरों पर भी। यूएस ज्यादातर इसके बारे में शिकायत करता है। अगर कोई देश फॉरेन करेंसी में उधार लेता है, जैसे डॉलर, और उसकी लोकल करेंसी क्रैश हो जाती है, तो उस कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाता है। ये करेंसी क्राइसिस है, जैसे मेक्सिको 1994, थाईलैंड 1997 और अर्जेंटीना मूल रूप से हमेशा। ग्लोबल ट्रेड सप्लाई चेन्स पर भी निर्भर है। वे तब तक कुशल दिखती हैं जब तक टूट ना जाए। जैसे जब 2021 में एक कंटेनर शिप ने सूज नहर को ब्लॉक कर दिया, 12% ग्लोबल ट्रेड को ठंडा कर दिया, 400 जहाज़ों को विलंबित किया और विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग $10 बिलियन प्रतिदिन का नुकसान हुआ। एक नाव, एक नहर, एक याद दिलाया कि ग्लोबलाइजेशन नाजुक है और चिप्स नहीं, खाने वाले नहीं। सेमीकंडक्टर्स कुछ अति विशिष्ट कारखानों में बनते हैं, ज्यादातर पूर्वी एशिया में। 2020 में चिप शॉर्टेज के कारण यूज्ड कार्स नई कार से अधिक महंगी हो गई। इसे सप्लाई शॉक कहते हैं और ये सब कुछ गड़बड़ा देता है। ठीक है, अब आपकी निजी जगह पर आक्रमण करते हैं। आप उठे, आप काम पर गए, आपको पैसे मिले। ये लेबर इकोनॉमिक्स है। जॉब्स बस एक मार्केट है जहां प्रोडक्ट ह्यूमन टाइम है। फर्म्स इसे खरीदती हैं, ये डिमांड है। कीमत है वेजेस। सिद्धांत रूप में अधिक डिमांड बराबर उच्च वेजेस, अधिक सप्लाई बराबर कम वेजेस। वास्तव में ऐसा नहीं है। श्रमिक मशीन्स नहीं है, वे खाली समय को महत्व देते हैं। बहुत अधिक पे उन्हें काम करने से रोक सकती है। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। फर्म्स आपको तभी काम पर रखेंगी जब आपका आउटपुट आपके वेज से अधिक मूल्य का हो, जिसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ₹100 का मूल्य प्रति घंटा, आपको शायद ₹25 मिले, बाकी प्रॉफिट उनके लिए, आपके लिए नहीं। अगर वेजेस बढ़ती है तो हेलो ऑटोमेशन। फिर भी लोग जॉब्स खो देते हैं। ये फ्रिक्शनल हो सकता है, दो नौकरियों के बीच। स्ट्रक्चरल, क्योंकि गलत स्किल्स हैं। सिक्लिकल, क्योंकि रिसेशन है। या सीजनल, जैसे सैंटा। और अगर आप खोजना बंद कर दें तो बधाई हो, आप सांख्यिकीय रूप से अदृश्य हैं। मिनिमम वेज गरीबों की मदद करता है। अगर सही तय हो, बहुत अधिक होगा, तो फर्म्स घंटे काटेंगी, कीमतें बढ़ाएंगी या आपको टच स्क्रीन कियोस्क से बदल देंगी। शोध कहता है छोटी वृद्धि ठीक है, बड़ी वृद्धि हानिकारक है। ठीक है, थोड़ा पीछे हटे। कुछ लोग अधिक क्यों कमाते हैं? ये वेज गैप है, जो स्किल्स, एक्सपीरियंस, डिस्क्रिमिनेशन, लक, इनहेरिटेंस और वाइब्स के कारण होता है। सीईओ पे 1960 के दशक में वर्कर पे से 20 गुना से बढ़कर आज 350 गुना हो गया है। ऐसा नहीं कि सीईओ अचानक सुपर हीरो बन गए, बल्कि स्टॉक ऑप्शंस, वीक बार्गेनिंग और कॉर्पोरेट वीआर फैमिली ईमेल्स ने यूनियंस को खत्म कर दिया। अंतिम बात, लेबर मार्केट्स गंदे हैं क्योंकि लोग कमोडिटीज नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आप पैसे कमाते हैं, अब क्या? चटाई के नीचे रखें या पैसे से पैसा कमाने की कोशिश करें। ये फाइनेंस है। मार्केट्स भविष्य के पैसे के दावों पर ट्रेड करती है। स्टॉक्स यानी कंपनी के टुकड़े, या बॉन्ड्स यानी लोन्स, या डेरिवेटिव्स यानी बेट्स पर बेट्स, या क्रिप्टो यानी मैथ पावर्ड कैसीनो चिप्स। ये क्यों मौजूद है? उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए जिनके पास पैसा है, उनसे जिन्हें पैसे की जरूरत है। स्टॉक्स एक्सपेक्टेशंस पे बढ़ते हैं, न केवल मुनाफे पर। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहती है कि सारी जानकारी पहले से बेक्ड होती है। आप मार्केट को नहीं हरा सकते जब तक कि आप लक्की चीटिंग या इलन ट्वीटिंग ना कर रहे हो। बॉन्ड्स बोरिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप उधार देते हैं, वे ब्याज देते हैं, तब तक सेफिश जब तक गवर्नमेंट्स डिफॉल्ट ना करें। बॉन्ड प्राइसेस फॉल व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज। अकेला यह नियम अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट कर देता है। वर्ड्स जैसे ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स, मतलब डेरिवेटिव्स, जिनका यूज हेजिंग रिस्क या गैम्बलिंग हार्डर के लिए होता है, बहुत यूजफुल है जब तक प्लैनेट को उड़ा ना दे। और क्रिप्टो, ब्लॉकचेन कॉइन्स, डिसेंट्रलाइज्ड, वॉलेटाइल, और अभी भी समझ रही हैं कि वे क्यों मौजूद है। जिससे पूछो, या तो फ्यूचर ऑफ मनी या पोंजी स्कीम विद एक्स्ट्रा स्टेप्स। रियलिटी, ये ज्यादातर इनोवेशन डिस्गाइज में कैसीनो है।
आगे बढ़ते हैं। अधिकांश लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते। बैंक्स, हेज फंड्स, पेंशन्स आपके लिए करते हैं। कभी रिस्पॉन्सिबली, कभी लेमन ब्रदर्स। सेफ एसेट्स जैसे ट्रेजरीज कम कमाते हैं। रिस्की वंस जैसे स्टार्टअप्स, मीम स्टॉक्स, क्रिप्टो बहुत दे सकते हैं या कुछ नहीं। ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है। सीख, सब अंडे एक मीम स्टॉक में मत डालो, डाइवर्सिफाई करो। ठीक है, बड़ी तस्वीर देखते हैं। कुछ देश अमीर क्यों हैं और कुछ हमेशा इंस्टेंट नूडल्स खाने के लिए अटके हैं। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। टेक्स्ट बुक कहता है बस कैपिटल्स में इन्वेस्ट करो, फैक्ट्रीज बनाओ, ट्रेड करो और वोइला अमीर। रियलिटी कहती है लॉल, नहीं, क्योंकि हिस्ट्री मैटर्स। कॉलोनीज के रिसोर्सेज चूस लिए गए और ब्रोकन सिस्टम्स छोड़ दिए गए। ज्योग्राफी मैटर्स। लैंडलॉक्ड, शिपिंग महंगी। मलेरिया जोन, प्रोडक्टिविटी गिरती है। इंस्टीट्यूशंस मैटर। अगर लीगल सिस्टम यह है कि जो ज्यादा रिश्वत देता है वह जीतता है, तो इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं। रिसोर्स कर्ज, ऑयल मिला, बधाई हो, अमीर। उफ, फिर गरीब, क्योंकि पूरी इकोनॉमी एक ट्रिक पोनी क्लाउन कॉस्ट्यूम में। पुअर कंट्रीज ट्रैप्ड हो जाते हैं। अगर तुम गरीब हो तो तुम बचत नहीं कर सकते, इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए गरीब रहते हो। ये एक गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने जैसा है। लेकिन रस्सी मक्खन से लिपटी है, तो उन्हें पैसे क्यों ना दे? फॉरेन एड कभी काम करती है, कभी गवर्नमेंट लैम्बोर्गिनी फंड में गायब हो जाती है। माइक्रो लोन्स ने कुछ की मदद की, सब कुछ ठीक नहीं किया। रियल चीट कोड्स लगते हैं। एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और हर 6 महीने में सिविल वॉर शुरू ना करना। ठीक है, लेकिन अमीर देश भी बेवकूफ़ी करते हैं। कैसे? क्यों? इसका जवाब देने के लिए एवरेज ह्यूमन ब्रेन में झूम करते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मानती है ह्यूमंस रैशनल बीइंग्स हैं। एलओएल। फिर से, रियल ह्यूमंस केओस मर्चेंट्स हैं। हम फ्यूचर को डिस्काउंट करते हैं। 5 रुपए अब 50 रुपए बाद से बेहतर लगते हैं। हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। हम लूजिंग से नफरत करते हैं। 20 रुपए खोना उतना दुखता है जितना 20 रुपए जीतना अच्छा लगता है। लॉस अवर्जन। हम एंकर करते हैं। अगर मैं कहूँ फोन की कीमत 10,000 रुपए है, तो अचानक 999 रुपए फ्री लगते हैं। हम हर्ट करते हैं। अगर हर कोई पैनिक में टॉयलेट पेपर खरीदता है, तो आप भी। और हम संग कॉट से प्यार करते हैं। हम एक भयानक मार्वल सीक्वल में बैठे रहेंगे क्योंकि मैंने पहले 8 देख लिए। तो हाँ, हम पैसे के मामले में बैड हैं। इसलिए गवर्नमेंट्स और एप्स हमें नज करते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस, अननोइंग नोटिफिकेशंस, ऑटो सेविंग और ऑटो एनरोल्ड रिटायरमेंट अकाउंट से। क्योंकि अकेले छोड़ दो तो हम अपना रिटायरमेंट फंड उबर ईट्स पे खर्च कर देंगे। फिर से जूम आउट करते हैं। ये सब किस सिस्टम में हो रहा है? हो सकता है कैपिटलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप, मार्केट्स, फ्रीडम, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन में ग्रेट, इनइक्वालिटी और मोनोपोलीज में भी ग्रेट। सोशलिज्म, कलेक्टिव ओनरशिप और रीडिस्ट्रीब्यूशन। इक्वालिटी के लिए ग्रेट, मोटिवेशन के लिए इतना ग्रेट नहीं। कम्युनिज्म उर्फ कमांड सोशलिज्म, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, फुल स्टेट प्लानिंग, कागजों पर अच्छा लगता है, ब्रेड लाइंस में भयानक लगता है और आम तौर पर फैमिन पर खत्म होता है, जैसे यूएसएसआर के ग्रेन क्वोटास। और यह हमें मिक्स्ड इकोनॉमीज तक लाता है। असली रियलिटी, आज अधिकांश देश जिनमें यूएस, चाइना, इंडिया और जर्मनी शामिल हैं, फ्री मार्केट्स और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के किसी न किसी संयोजन का उपयोग करते हैं। हाँ, यूएस में भी सब्सिडीज, पब्लिक स्कूल्स, सोशल सिक्योरिटी और टीएसए है। और हाँ, चाइना में भी बिलियनियर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। फ्लेवर्स में स्टेट कैपिटलिज्म चाइना, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म स्कैंडिनेविया, माइल्ड या हॉट कैपिटलिज्म यूएसए, आक्रोश पर निर्भर करता है। लॉबिस्ट्स और लॉबिस्ट से प्रेरित आक्रोश, या क्रिप्टो एनार्किज्म ऑनलाइन, जो अभी के लिए डिसेंट्रलाइजेशन पर चिल्लाते 82 ट्विटर ब्रोस हैं, जबकि बाइनेंस चेक कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी पूर्ण सत्य नहीं है। प्रत्येक सिस्टम बस 3 सवालों के जवाब देने का एक तरीका है। हम क्या बनाएं, हम इसे कैसे बनाएं, ये किसे मिले? किसी ने इसे पूरी तरह नहीं साधा है। तो हमने क्या सीखा? स्कैर्सिटी रियल है, चॉइसेस की कॉस्ट्स होती हैं, ट्रेड हमें बेहतर बनाता है।
मनी ट्रेड को आसान बनाता है। इंसेंटिव्स मैटर। गवर्नमेंट्स टैक्स करती है, स्पेंड करती है और कभी-कभी सब कुछ बर्बाद कर देती है। ग्लोबल ट्रेड एफिशिएंट और वल्नरेबल दोनों है। करेंसीज अजीब है। इकोनॉमिक सिस्टम्स ट्रेड ऑफ्स को दर्शाती है और किसी एक सही सिस्टम पर कोई सहमत नहीं है और यही इकोनॉमिक्स है, लगभग पूरी तेजी से समझाई गई। ठीक है, ये वास्तव में कठिन था और इसे बनाने में बहुत समय लगा। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कुछ मिला है और आप पार्ट 2 चाहते हैं, तो थम्स अप से वोट करें। अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिलते हैं, तो मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स ऐसे ही काम करती है।